हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा और स्टार्ट करते हैं आज का यानी 7 अक्टूबर का करंट सेशन। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अंतर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पूछा जा रहा है। ये आपको बताना है। और कल हमने बात की थी बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा आर ई ग्रांट गोबर। ये बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। बीसीसीआई स्टार्ट हुआ था 1928 में, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 23 का विषय क्या है? विश्व हृदय दिवस की बात की जा रही है। कब सेलिब्रेट किया गया है इसे? 29 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम पूछी जा रही है, विषय। इसका विषय था हृदय का प्रयोग करें, हृदय को जाने। ये इसका विषय रहा। और आज इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराने वाली हूँ सितंबर के डेज, यानी सितंबर में जो जितने भी डेज रहे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 सितंबर को हमने बनाया था विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और वह विश्व ईवी दिवस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस भी मनाया। 10 सितंबर को हमने बनाया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 को इंजीनियर। 16 को ओजोन दिवस मनाया था। 21 सितंबर को शांति और अहिंसा दिवस यूएन का। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 26 को गर्भ निरोधक दिवस। और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और 29 सितंबर को हमने बनाया विश्व हृदय दिवस। ठीक है, आप स्टार्ट करें, कोई 5 याद कर ले। जस्ट ओजोन दिवस सबको याद रहता है, 16 को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस को याद करें, 8 को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी और इंजीनियर दिवस हमेशा साथ ही तो याद रहता है। और गर्भ निरोधक दिवस है 26 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद, 30 सितंबर को अनुवाद करना हमने स्टार्ट करा। इस तरीके से आप इसे ट्राई करें लर्न करने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है, किस देश ने पराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करी है? कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी यूएन का सम्मेलन था। और किसके विरुद्ध? संगठित अपराध के विरुद्ध। ये कहां पर किया गया? इटली में किया गया। इटली में क्यों किया गया, इसका भी रीजन है। तो देखिए, ये जो सम्मेलन है इसको 3 लोगों ने मिलकर अरेंज करा। एक तो इटली की गवर्नमेंट ने, सेकंड यूनाइटेड नेशन का जो मानव मादक पदार्थ एजेंसी है उसने, और तीसरा करा है यूएनटीओसी ने, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रांसनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यूएन यूएन और यूएनटीओसी की फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये इसका फुल फॉर्म है। अभी जो सभा है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर खुद कहाँ पर है? इटली के पालरेमो में। और इसलिए ये जो समिट है ये इटली में ही हुई थी, पालरेमो में हुई थी। और 29 सितंबर 2003 से ये इफेक्टिव है, इसलिए इस सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन भी कब किया गया? 29 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 2 डे इवेंट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ 2 डेज का प्रोग्राम था जिसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन का, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठन है उसने किया। और कहाँ पे? इटली के पालरेमो में किया। और इसी के साथ इनकी जो थी 20th एनिवर्सरी थी, 2003 से 2023 तक आप काउंट करें तो 20th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय। गृह राज्य मंत्री थे कौन? नित्यानंद राय। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए समिट्स की बात हो ही गई है तो पहले कुछ समिट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कि संस्थान ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया। तो बाजरा पर सम्मेलन आयोजित ये किया डीआरडीओ ने किया। 2023 में वार्षिक IAEA जनरल जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ये ऑस्ट्रिया IAEA की है। नेक्स्ट है किस शहर ने रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करी। सो ये किया न्यू दिल्ली ने करा है रबी अभियान के लिए। नेक्स्ट है किस शहर ने संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी। सो इसका आंसर भी होगा न्यू दिल्ली ने किया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख अर्थव्यवस्था ने 2024 में अपने रक्षा खर्चों में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो आंसर होगा रशिया। सो रशिया ने अनाउंसमेंट करा है कि वो 2024 तक अपनी इकोनॉमी में 70% जो स्पेंड होगा वो रक्षा में इन्वेस्ट करेगी, डिफेंस में इन्वेस्ट करेगी। सो रक्षा खर्च में 70% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा रशिया में। और इस तरीके से आने वाले सालों में सालों में जो रशिया है उसका जो डिफेंस सेक्टर है वो अप्रोक्स 10.8 ट्रिलियन रूबल का हो जाएगा। रूबल जो कि रशिया की मुद्रा है, ठीक है, जो कि रशिया की जीडीपी का अप्रोक्स 6% होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की बात हो रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे और जो न्यूज रही थी उसमें एक क्वेश्चन रहा था चर्चा में, गूलर गैप ट्री। ये न्यूज में रहा गूलर गैप ट्री एक पेड़ है। क्यों न्यूज में रहा? ये इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि ये यूके का पेड़ है। 300 साल से भी पुराना पेड़ था ये, अब नहीं रहा, काट दिया गया है। कहां पर था? इंग्लैंड में था। और इंग्लैंड की भी कहां पर? नॉर्थम्बरलैंड में। सो बाकी जो ऑफिशियल्स है नॉर्थम्बरलैंड के जो नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि एक किशोर ने यानी 16 वर्ष के किशोर ने टीनेजर ने आपसी भड़ास में इस पेड़ को काट दिया। ठीक है, तो जानबूझकर काटने के आरोप लगाए गए 16 वर्ष किशोर पर। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। ठीक है, और इसी के अलावा पेड़ से अगर आप याद करेंगे तो कल ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, कोनोकार्पस के पेड़ ये कहां पर प्रतिबंधित हो चुके हैं? गुजरात में प्रतिबंधित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? सो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की बात की जा रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, MNRI। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके जो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? राजकुमार सिंह। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार सिंह। तो ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि MNRI यानी ऊर्जा मंत्रालय ने अभी हाल ही में डिसाइड करा है कि वो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो कि आती थी अनुसूची बी में, सो अनुसूची बी से इसको अपग्रेड किया जाएगा किसमें? अनुसूची ए में। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में रहा और एक तरफ से ये मिनी रत्न कंपनी है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा स्कोवेली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो स्कोवेली की बात की जा रही है जैसे कि न्यू पिक्चर में दिखाया जा रहा है। कहां पर है ये स्कोवेली? सो एक्चुअली में जो मेघालय की कैपिटल सिटी है, कौन है मेघालय की कैपिटल सिटी? शिलोंग। सो शिलोंग के बाहरी इलाके से कुछ दूर पर है स्को वैली और एक जगह और है मार्समिक ला। सो इन दो जगहों को गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो टूरिस्ट के लिए खोलेगी यानी पर्यटन स्थल के रूप में इसको खोला जाएगा। और कहां पर है ये? लद्दाख में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग के बाहरी इलाके में। गृह मंत्रालय ने ये अनाउंसमेंट किया है। फाइन। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है 31 अक्टूबर 2019, जब लद्दाख को स्टेट से बना दिया गया था क्या? यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
लद्दाख की दो कैपिटल से लेह और कारगिल, एक विंटर कैपिटल, एक समर कैपिटल। और जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? डी मिश्रा, बी डी मिश्रा। और सांसद है यहाँ के जमयांग सेरिंग नामग्याल, बीजेपी के हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल। और बी डी मिश्रा यहाँ के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मिड ओशियन एनर्जी का अधिग्रहण करके किस वैश्विक कंपनी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस बाजार में प्रवेश किया? सो मिड ओशियन एनर्जी का अधिग्रहण करके किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस बाजार में प्रवेश किया है? आर्मको ने। ठीक है, आर्मको कंपनी है। सो आर्मको, देखिए पहले बात कर लेते हैं मिड ओशियन एनर्जी। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये है मिड ओशियन एनर्जी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? सऊदी अरेबिया में है, तेहरान, हेडक्वार्टर इन तेहरान। और फाउंड हुई थी 1933 में, ये फाउंड हुई थी। ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है ये। तो जो सऊदी अरामको है, अभी जो अरामको है, ये भी सऊदी अरामको है। तो एक तरफ से ये क्या है? सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी है, सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी है। और इसने हाल ही में मिड ओशियन एनर्जी में $500 मिलियन की हिस्सेदारी के लिए अनुबंध किया है। और किस चीज में? एलएनजी में, तरलीकृत प्राकृतिक गैस में। और मिड ओशियन एनर्जी खुद एक बहुत बड़े लेवल का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। अगर अभी यहाँ पे बात हो रही है एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस की, तो अगर भारत के लेवल पे बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये इसकी देखरेख करता है, प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जिसके लिए जो मिनिस्टर है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और इसी में इंडिया के गोल की बात की जाए, तो इंडिया का गोल है कि 2030 तक वो ऊर्जा मिश्रण में 6% से बढ़कर उसे 15% तक लाएगा। ये इंडिया का लक्ष्य है, 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में 6% को बढ़ाकर 15% तक लाने का लक्ष्य। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान ने 5G पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। 5G पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से, ये करा है किसने? तराई ने करा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परामर्श पत्र पर जारी किया है। ये जो परामर्श पत्र है, ये क्या करेगा? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जितनी भी बाधा है उनको पहचानना और प्रौद्योगिकी एकीकरण में सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तराई की मैं काफी बार चर्चा कर रही हूँ। तराई 20 फरवरी 1997 में आया था। पीडी वगेला, जो एक खुद आईएएस ऑफिसर है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेड है, चेयरपर्सन बोल दीजिए, पीडी वगेला तराई के। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का और फिर क्वेश्चन की हम बात करें तो डीआरडीओ का क्वेश्चन रहा था न्यूज में कि डीआरडीओ ने क्या करा है? सैन्य राशन व विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पे सम्मेलन करा। कहाँ पे करा? कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, ये भी अपन ने डिस्कस भी किया था। कर्नाटक के मैसूर में सैन्य राशन में विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पे सम्मेलन करा। डीआरडीओ जो 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो हेड है वो कौन है? समीर बी कामत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि संस्थान ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पे सम्मेलन आयोजित किया। ये तो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया है, किसने करा है? डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट है 2023 तक भारत के विधि आयोग का प्रमुख कौन है? भारत के विधि आयोग का प्रमुख बात की जा रही है, कौन है? जस्टिस ऋतु राज अवस्थी है। और कौन से नंबर की है? 22वीं विधि आयोग है ये, ऋतु राज अवस्थी। अब ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों आया? तो भारत की विधि आयोग ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए समर्थन किया है। किस चीज को? इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में पंजीकरण कराने
के लिए सक्षम बनाने के लिए समर्थन किया गया है और इसी के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब विधि आयोग की हम बात करें तो भारत का जो पहला विधि आयोग था वो स्वतंत्रता से पहले आया था, स्वतंत्रता से पहले। और कौन से चार्टर एक्ट में आया था? 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। और उसके अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड मेकाले। ठीक है, सो अध्यक्षता थी लॉर्ड मेकाले के पास। सो जो विधि आयोग होता है एक्चुअल में का काम क्या होता है? सो एक्चुअल में ये सलाहकार होता है, किसका? कानून व न्याय मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर ये काम करते हैं। और इनकी एक रिपोर्ट आई थी 262वीं रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का डिस्कशन किया गया था। मृत्युदंड की सजा को समाप्त केवल 2 केस को छोड़कर। और वो 2 केस कौन सा है? एक तो टेररिज्म का, आतंकवादी संबंधित कोई केस हो, या फिर राज्य के खिलाफ कोई केस हो। तो इन 2 केस को छोड़कर बाकी सब केसेस में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था 262वीं रिपोर्ट के द्वारा। और ये तो हो गए 22वीं। इनसे पहले 21वें कौन थे भारत के विधि आयोग? सो वो थे बलबीर सिंह चौहान। इनसे जस्ट पहले वाले बलबीर सिंह चौहान। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है? किस संस्था के साथ? यानी भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ खरीदेगा प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर? सो ये करेगा HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ प्रचंड को खरीदने की डील की गई है। किसने करा है? भारतीय वायुसेना ने, इंडियन नेवी ने। और इंडियन नेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना उद्घाटन एयर शो आयोजित किया? तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में इन्होंने अपना उद्घाटन एयर शो आयोजित किया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, ये कौन सा था? नभ शक्ति। भारतीय वायुसेना की जो 44 स्क्वाड्रन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई के नेता के रूप में नियुक्त होने वाली पहली विमेन अधिकारी, महिला अधिकारी, ये कौन है? शालिजा धामी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, शालिजा धामी, जो कि फर्स्ट विमेन लेडी है जो कि भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई के नेता के रूप में नियुक्त की गई थी। फाइन, इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। अब आपको आंसर करने कुछ क्विज के क्वेश्चन जो कि हमने पिछले कई सेशंस में डिस्कस किए हैं। ठीक है,